हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के सेकंड मैच के बारे में, जो कि होने वाला है साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन दोनों टीम्स के बीच में। दोस्तों ये मैच कल दोपहर को 1:30 PM को स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है द वंडरस स्टेडियम, जोहानिसबर्ग। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है जहाँ पे इंडिया के स्टैट्स बहुत इंप्रेसिव है। इंडिया यहाँ पे खेलना पसंद भी करती है, बट एक बहुत बड़ा इशू इस मैच में रहने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चेंजेस होंगे स्पेशली साउथ अफ्रीका में। इंडिया में कोई चेंज की अपेक्षा नहीं है, मतलब चांसेस नहीं है, बट हाँ साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली चेंज होंगे, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और हाँ, फर्स्ट मैच हमारे लिए क्लीन स्वीप रहा था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये मैच भी हम लोग क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली रबाडा बुमराह हमारे कैप्टन, वाइस कैप्टन थे, तो क्लीन स्वीप होना ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज फाइनल अपडेट्स मैटर करते हैं। फाइनल पिच रिपोर्ट्स, फाइनल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनल सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों पिच बोर्ड की बात करें तो देखो, पिच यहाँ पे ना सेम लाइक जो हम लोगों ने पिछले मैच में देखी उसी टाइप की कुछ पिच होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बैटर अच्छा कर लेते हैं। बट पिछले 4-5 मैचेस में यहाँ पे पेसर्स ने बहुत इंजॉय किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और पेसर्स प्लस बैटर्स अच्छा करते हैं। पेसर्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज हमेशा आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। इंडियन बैटर्स कैन डू वेल, इवन साउथ अफ्रीकन बैटर्स कैन डू वेल, बट आपको सेट होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे रन बना पाओगे। बट आप कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते एज अ बैट्समैन, बिकॉज कौन सा बॉल कब आके कब विकेट ले जाए कहना बहुत मुश्किल है। सो एक टेस्टिंग सिचुएशन रहेगी फॉर बैटर्स। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस मैच इज़ वेदर। वेदर बहुत ख़राब है पूरे 5 दिन। पहले दिन क्लाउडी सिचुएशन रहेगी, अगले 4 दिन बारिश के चांसेस है। कितनी बारिश होगी, कितने दिन खराब होंगे कहना मुश्किल है। पिछले मैच में अगर देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड डे दोनों डे बारिश के चांसेस थे, बट सिर्फ सेकंड डे में बारिश आई थी। फिफ्थ डे में भी चांसेस थे बारिश के, बट फिफ्थ डे में कोई बारिश नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरे 5 दिन चांसेस है। अभी कब बारिश आएगी, कितनी बारिश आएगी, अब हम लोग तो जज नहीं कर पाएंगे। तो ये मैच ना बहुत रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की, बिकॉज अगर 5 में से 3 दिन भी खराब कर देती बारिश, या फिर 2 दिन भी बारिश खराब कर देती है ना, तो आपके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। तो संभल के इन्वेस्टमेंट करना, ग्रैंड लीग पे फोकस करना। स्मॉल लीग इस मैच में रिस्की है। फर्स्ट मैच हम लोग जीत चुके हैं, तो इस मैच में बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट करके चलोगे, या फिर आप लोग स्किप भी कर सकते हो। अब जो ये पिछले 5 मैचेस है दोस्तों इस वेन्यू पे, 2018 से लेके 2021 तक, तो 18 में इंडिया ने पे मैच खेला था, और जो इंडिया मैच जीता भी था। 187 इंडिया ऑल आउट, 194 साउथ अफ्रीका ऑल आउट, देन इंडिया 247 ऑल आउट, देन साउथ अफ्रीका 177 ऑल आउट। पूरे 40 विकेट पेसर्स को थी, एक भी विकेट स्पिनर को नहीं मिली थी। इवन आई थिंक इंडिया ने कोई स्पिनर खिलाया भी नहीं था। हमारे लिए फिफ्थ बॉलर रहे थे हार्दिक पांड्या। फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने 488 बना दिए, ऑस्ट्रेलिया 221। देन फिर से साउथ अफ्रीका ने 344 बना दिए। उस टाइम की साउथ अफ्रीकन टीम ना बेस्ट टेस्ट टीम का मानी जाती थी। फैप थे, एबी डिविलियर्स थे, उसके बाद अगर देखो बॉलिंग सेक्शन में वर्नन फिलेंडर, डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्केल जैसे पेसर्स थे। बट ठीक है, तो इस वजह से इतना अच्छा वो टीम करती थी। यहाँ पे भी देखोगे तो ये वो मैच था जहाँ पे स्पिनर्स को एक्चुअली विकेट्स मिली थी। 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाली थी, हर इनिंग में स्पिनर को विकेट थी उस पर्टिकुलर मैच में। बाकी मैचेस में ज़्यादा विकेट्स मिली नहीं। फिर चलते साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच। साउथ अफ्रीका 262, पाकिस्तान 185, देन साउथ अफ्रीका ऑल आउट, देन पाकिस्तान ऑल आउट। ठीक है, तो मैक्सिमम विकेट पेसर्स को है, 4 विकेट्स मिली थी स्पिनर को। फिर देखोगे तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, ये मैच इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड ने 400 बना दिए थे फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ईजी हो गया था इंग्लैंड के लिए जीतना। जो टीम टॉस जीतेगी वो मोस्टली बैटिंग करने का ही डिसीजन लेगी, बिकॉज जो पिचेस होती है ना साउथ अफ्रीका में, पहले दिन पिच ना थोड़ी स्लो होती है, बॉल थोड़ा रुक के आता है। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, पिच क्विक होने लगती है, बाउंस होने लगता है पिच में, और पेसर्स ज़्यादा गेम में आने लगते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना। लास्ट मैच होता श्रीलंका से साउथ अफ्रीका वाला मैच। यहाँ पे श्रीलंका 157 ऑल आउट, साउथ अफ्रीका 302 ऑल आउट, श्रीलंका 211 ऑल आउट, एंड देन साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था। 30 विकेट सारे के सारे पेसर्स को मिले थे। पिछले 5 मैचेस में पेसर्स को 171 विकेट्स है, स्पिनर्स को ओनली 13 विकेट्स है। तो ये पॉइंट नोट करके चलोगे। एक और बात गाइज, ये कुकाबोरा का बॉल है। कुकाबोरा का बॉल ना जब तक नया होता है पेसर्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बैट्समैन बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट जैसे बॉल पुराना हो जाता है ना कहीं थोड़ा सा बेटर हो जाता है बैटिंग के लिए, तो जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स है ना वो रन बनाते हुए आपको दिख सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर फेल भी हो जाए तो मिडिल ऑर्डर रन बना सकता है। अगर टॉप ऑर्डर में से कोई बैटर स्टार्टिंग के अगर 10-15 ओवर निकाल लेता है तो फिर वो लंबा खेल सकता है। तो ये थोड़ा सा नोट करके चलना। दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो कुछ इस तरीके से आपको इस मैच में इनका स्कोर देखने को मिल सकता है। एक पॉइंट नोट करना, एक तो क्विंटन डिकॉक, मतलब सडनली ऐसा डायरेक्टली रिटायरमेंट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ले लिया। पता था कि सेकंड और थर्ड मैच नहीं खेलने वाले हैं, पैटर्निटी लीव्स थी, बट सडनली डायरेक्टली उन्होंने रिटायरमेंट ही डिक्लेयर कर दिया। मतलब बहुत शॉकिंग था 29 के एज में, और इतना अच्छा कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। इस वेन्यू पे उनके स्टैट्स बहुत बढ़िया थे,
बट सडनली रिटायरमेंट लेना मतलब बहुत शॉकिंग था, बट चलो ठीक है, हो गया रिटायरमेंट। अब उनके जगह पे या तो काइल वेरेने खेलेंगे या तो रैन रिकल्टन खेलेंगे, दोनों विकेट कीपर्स है, दोनों में से कोई एक खेलेगा। मैंने आपको फर्स्ट मैच के वीडियो में ये बात बता दी थी। एक और चेंज हो सकता है, डुआन ओलिवर देखो लास्ट मैच में ना ये बीमार थे, इसी वजह से खेले नहीं और मार्को यानसन को चांस मिला था। अब मार्को यानसन ने पिछले मैच में बहुत अच्छा कर दिया, लुंगी ने अच्छा किया, रबाडा ने अच्छा किया, केशव महाराज उतना अच्छा नहीं कर पाए, वियान मल्डर अच्छा नहीं कर पाए। तो डुआन ओलिवर अगर खेलते हैं तो या तो वो फिर हो सकता है कि एक स्पिनर को ड्रॉप कर दे या तो फिर वियान मल्डर को ड्रॉप कर दे, बिकॉज मार्को यानसन भी बैटिंग कर लेते हैं, रबाडा बैटिंग कर लेते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, डुआन ओलिवर को ट्राई कर सकते हैं वियान मल्डर के जगह पे। और डुआन ओलिवर अगर खेलते हैं, फर्स्ट मैच में बोला था कि ये आपके गेम चेंजर प्लेयर है, और अगर इस मैच में खेलेंगे तो इस मैच में भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर रहेंगे। अब दोस्तों पिछले मैच में डीन एल्गर फर्स्ट मैच में पहले ही ओवर में आउट हुए थे, पर सेकंड मैच में 77 की बहुत बढ़िया पारी खेली थी। इस वेन्यू पे इनके स्टैट्स अच्छे हैं, इंडिया के सामने भी जो लास्ट मैच होता है उसमें सेकंड इनिंग में 86 बनाई थी इस वेन्यू पे, देख के चलोगे। मार्करम टोटल फ्लॉप रहे थे बट इनका फॉर्म अच्छा है, देख के चलोगे। किगन पीटरसन अच्छे लग रहे थे दोनों इनिंग्स में, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, बट सॉलिड लगे थे, हो सकता है इस मैच में कन्वर्ट कर जाए। रास्ते इंडिया दूसरे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, टेम्बा बहुमा दोनों इनिंग्स में सॉलिड लगे, सेकंड मैच में तो नॉट आउट रहे थे, 52 + 35 इन्होंने बनाए थे। और ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं ना तो कुकाबुरा का बॉल तब तक थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बट इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी थी, बहुत अच्छे ड्राइव इन्होंने लगाए थे। क्विंटन डिकॉक अच्छे लगे थे, बट अभी बात करने में कोई मतलब ही नहीं बनता। वियान मल्डर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 13 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। मार्को यानसन की बात करें तो इन्होंने अगर देखोगे 19 + 13 बनाए थे, 1 विकेट + 4 विकेट, तो टोटल 5 विकेट्स निकाली थी। तो अच्छा इन्होंने बॉलिंग करी भी थी और अच्छे लगे भी थे, देख के चलोगे, और ये अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। केशव महाराज की बात करें तो इन्होंने 20 रन बनाए थे, कोई विकेट इनको नहीं मिला था जो एक्सपेक्टेड था। कगिसो रबाडा 7 विकेट ले गए थे जो हमारे कैप्टन थे, प्लस 25 रन भी बनाए थे। लुंगी नगेडी ने 8 विकेट्स निकाली थी, तो एक्चुअली लुंगी नगेडी ने भी बॉलिंग अच्छी करी थी। अब दोस्तों ये आप डुआन ओलिवर के स्टैट्स देख लो, ये पिछले कुछ मैचेस से डोमेस्टिक सर्किट में देखो कितने कंसिस्टेंटली इन्होंने बॉलिंग करी, प्लस जो काउंटी क्रिकेट हुआ था ना अभी, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। इनका करियर एवरेज भी बहुत बढ़िया, मतलब करियर स्टैट भी बहुत अच्छे, 10 मैचेस में इनके नाम पे 48 विकेट से सिर्फ 30 के स्ट्राइक रेट में के, मतलब हर 5 ओवर के बाद ये विकेट ले लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पीक आपके लिए रहेंगे। दोस्तों काइल वेरेने के पिछले कुछ मैचेस के स्टैट देखो, 25, 42, 6 और 50, ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं किया, बट डोमेस्टिकली इन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा किया है। रेगुलरली ये स्क्वाड का पार्ट रहते, बट ज़्यादा खेलने का चांस नहीं मिलता। वही अगर देखोगे तो रैन रिकल्टन 129, 5, 117 लास्ट 3 इनिंग्स इन डोमेस्टिक सर्किट, तो रैन रिकल्टन को थोड़ा सा एज मिल सकता है काइल वेरेने के ऊपर, देख के चलोगे, ठीक है। तो बात करते हैं इंडिया की, तो कुछ इस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 रही थी पिछले मैच में, और यही प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये लोग कंटिन्यू करेंगे अगर कोई इंजरी नहीं होती है। अजिंक्य रहाणे को फिर से इन लोगों ने बैक किया, और अजिंक्य रहाणे एक्चुअली सॉलिड लगे भी थे, ठीक है, और ये ओवरसीज कंट्रीज़ में हमेशा अच्छा करते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कोई भी चेंज होगा। रविचंद्रन अश्विन को शायद से ये ड्रॉप मतलब नहीं करेंगे एक्चुअली, बिकॉज ये स्पिनर है, प्लस बैटिंग कर लेंगे, तो ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं बतला। और 5 पेस मतलब 5 बॉलर्स के साथ तो ये टीम खेलना ही चाहती है, तो फिर कोई चांस नहीं, सेम टीम मेरे हिसाब से रहेगी। अब देखो मयंक अग्रवाल फर्स्ट इनिंग 60 रन बहुत सॉलिड लगे, केएल राहुल सेकंड इनिंग 123, ये भी बहुत सॉलिड लगे, इवन सेकंड इनिंग में अच्छे लग रहे थे, तो दोनों ओपनर्स ने रन बनाए। पुजारा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे। विराट कोहली दोनों इनिंग्स में सॉलिड लगे, अच्छे ड्राइव्स खेले, अच्छे रन बनाए, बट वही बाहर के बॉल पे आउट हुए दोनों बार, बट अच्छे लगे थे। अजिंक्य रहाणे ये सॉलिड लगे, एग्रेसिव इन्होंने बैटिंग करी फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी, तो अच्छे लगे। ऋषभ पंत 34 की सेकंड इनिंग की जो 34 बॉल की पारी थी, ये भी सॉलिड थी, यहाँ पे भी एग्रेसिव हुए थे और बड़े शॉट के चक्कर में ही आउट हुए थे। अश्विन पूरे मैच में इन्होंने कुछ नहीं किया, 18 रन बनाए थे, बट ये जो 2 विकेट ले गए ना, ये मैच के लास्ट के 2 बॉल थे, 2 बॉल में 2 विकेट लेके इन्होंने मैच खत्म किया था, अदरवाइज इन्होंने पूरे मैच में कुछ नहीं किया था। मैंने आपको बोला भी था कि अश्विन का रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, और पब्लिक कैप्टन वाइस कैप्टन करके आई थी इस बंदे को, सिर्फ 2 विकेट वो भी लास्ट में अगर नहीं मिलते ना तो फिर बहुत कम पॉइंट्स रविचंद्रन अश्विन के रहने वाले थे, बट चलो ठीक है, वो विकेट्स मिल गए, 2 विकेट जो लास्ट के 2 विकेट थे। शार्दुल ठाकुर इन्होंने भी ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं किया, 2 विकेट मिले और रन भी 14 ही बनाए थे। आई नो ही इज़ वेरी गुड बैटर, बैटिंग कर लेता है, बट ऐसे सिचुएशन में हमेशा रन बनाना इज़ नॉट अ जोक। अगर ऐसा ही होता तो फिर विराट, अजिंक्य रहाणे, पुजारा ये भी हर मैच में रन बनाते, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इनको एज अ बैटर समझ के मत चलो, आप इनके तरफ स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशल बॉलर देख के चलो कि एज अ बॉलर वो कितना अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग तो एक्स्ट्रा है, मतलब वहाँ पे बन गए तो बन गए, अदरवाइज फिर आप ज़्यादा उम्मीद मत रखना, बट हाँ एज अ बॉलर ये कितना अच्छा करते हैं आपके लिए मैटर करेगा। और ऑनेस्टली कहूँ तो एज अ बॉलर बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। 4th बॉलर है, ये 3 बॉलर्स बॉलिंग करने के बाद इनको बॉलिंग का चांस मिलता है और ठीक लगे, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे थे। 2 विकेट ये ले जाते, क्योंकि इनके पास ना लक बहुत ज़्यादा है, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इनको विकेट्स मिल जाती है। ये इनिंग्स मतलब ये पार्टनरशिप को ब्रेक्स करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, रन बना सकते हैं, ट्राइबल पिक रहेंगे। बट मैं बॉलर्स को अगर रिकमेंड करना है तो ये 3 बॉलर्स को मैं पहले रिकमेंड करूँगा, एंड देन फिर मैं आपको शार्दुल ठाकुर को रिकमेंड करूँगा। अगर 2 विकेट लेते हैं, 20-25 रन बना देते हैं, तो वहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। शमी बहुत अच्छी बॉलिंग, फिर से साउथ अफ्रीका में 8 विकेट्स निकाली, बुमराह 5 विकेट
विकेट ले गए और मोहम्मद सिराज को 3 विकेट्स मिलते। एक्चुअली तीनों ने अच्छी बॉलिंग करी थी। दोस्तों चलते हैं वेन्यू स्टैट्स पे। तो इस वेन्यू पे इंडिया ने खेले हैं पिछले 2005 से लेकर अब तक 3 मैचेस, 2 मैचेस इंडिया जीता है, 1 मैच इंडिया ने ड्रॉ किया हुआ है। पिछला मैच इंडिया पे जीत गया था, ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे पहले ही। अब यहाँ पे देखोगे तो इंडिया की ओर से विराट कोहली ने इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 310 रन बनाए, जिसमें 77 का एवरेज है। पुजारा का 57 का एवरेज वेन्यू पे, जिसमें हाई स्कोर 153 है। तो दोनों बैटर्स ने अच्छा किया है। रहाणे का सिर्फ 29 का एवरेज है, बट फॉर्म अच्छा है, देख के चलो, मतलब फॉर्म अच्छा, मतलब ठीक है, पिछले मैच में रन बनाए थे। अश्विन के सिर्फ 18 रन इस वेन्यू पे, राहुल के सिर्फ 16 रन इस वेन्यू पर। इस टाइम के राहुल ना कुछ अलग है उस टाइम के राहुल से। अब बॉलिंग में शमी 11 विकेट्स इस वेन्यू पे, बुमराह के 7 विकेट्स इस वेन्यू पे, ईशांत शर्मा के 2 मैच में 8 विकेट्स है जो मेरे हिसाब से खेलने वाले। अश्विन को इस वेन्यू पे 1 मैच खेले थे, 1 भी विकेट नहीं मिला था। साउथ अफ्रीका की ओर से डीन एल्गर है, 90 रन इस वेन्यू पे, 86 मैंने ऑलरेडी बताया कि सेकंड इनिंग में बनाए थे इंडिया के सामने। माकरम के सिर्फ 6 रन है। विकेट्स में आपको रबाडा 6 विकेट्स है, लुंगी नगेड़ी यहाँ पे 2 विकेट्स है। अब साउथ अफ्रीका की ओर से अगर देखोगे तो साउथ अफ्रीका ने जब भी इस वेन्यू पे क्रिकेट खेला है, फिर ओपोनेंट कोई भी हो, तो एल्गर के यहाँ पे 43 का एवरेज है, ठीक है, एल्गर ने यहाँ पे अच्छा किया है। उसका अगर देखोगे तो एडम माकरम का 49 का एवरेज इस वेन्यू पे, बहुत अच्छा किया हुआ है, बट इंडिया के सामने हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बहुमा का 29 का एवरेज इस वेन्यू पे, राशिव एंडरसन का 55 का एवरेज इस वेन्यू पे। जो इनका हाईएस्ट स्कोर है ना टेस्ट क्रिकेट में, ये 98 का इसी वेन्यू पे आया है। वियान मल्डर की इस वेन्यू पे 7 ही रन है। विकेट्स में आपको रबाडा दिखेंगे, 24 विकेट्स ऑन दिस वेन्यू इन 5 मैचेस, 36 स्ट्राइक रेट, बहुत बढ़िया है। डुआन ओलिवर देखो 2 ही मैचेस में 13 विकेट से 21 के स्ट्राइक रेट से। लुंगी नगेड़ी 2 मैच में सिर्फ 5 विकेट से। वियान मल्डर 1 मैच में 4 है, और केशव महाराज के इस वेन्यू पे 2 मैच में 4 थे, और ये 4 के 4 विकेट ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ही मैच में निकाल लिए थे। इंडिया के सामने कोई विकेट इनको नहीं मिला था। दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लीग की टीम। फिर से देखो क्विंटन डिकॉक का सिलेक्शन 74%, मतलब मुझे समझ में नहीं आता जनता करती क्या है। बंदा रिटायरमेंट ले चुका है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं सिर्फ 2 मैचेस के लिए, रिटायरमेंट ले चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, और आप लोग फिर मतलब पब्लिक जनता फिर भी उसको लेके चल रही है क्विंटन डिकॉक को। 74% पब्लिक देखती क्या है, नाम देख रही है, पॉइंट्स देख रही है, क्रेडिट्स देख रही है, बस ले लिया। मतलब यार आप जब पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार पूरी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की रखा करो। पैसा लगा रहे हो, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना, इसी वजह से मैं आपको वीडियोस देता हूँ। और ना वीडियो देखो तो एटलीस्ट एनालिसिस करो, खुद की इन्फॉर्मेशन निकालो, बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये लोग जो विदाउट एनालिसिस आते हैं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आते हैं, सिर्फ तुक्का लगाते हैं ना, वो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, बट ओवरऑल ये लॉस में ही रहते हैं ऐसे लोग। तो कभी भी बिना एनालिसिस के, बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ फैंटेसी नहीं तो किसी भी फील्ड में पैसा इन्वेस्ट मत किया करो। डिकॉक इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, बिल्कुल, मतलब टेस्ट क्रिकेट में खेलने ही नहीं वाले। पंत को ले लेते डायरेक्टली, ठीक है। ऑब्वियस पी के लास्ट में भी हम लोगों ने लिया था, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि कैचेस, बहुत कैचेस आते हैं साउथ अफ्रीका में कीपर के पास, तो भैया इनको लेना ही पड़ता है। प्लस ये रन बना जाए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। अब देखो काइल वेरेने और रायन रिकल्टन दोनों में से कोई एक ही खेलने वाला, अभी जो भी खेलेगा देख के चला। काइल वेरेने पहले 2 मैचेस खेल चुके साउथ अफ्रीका के लिए, रायन रिकल्टन डेब्यू कर सकते हैं, ठीक है। रैन रिकल्टन ने कोई भी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के लिए अब तक खेला नहीं है। काइल वेरेन ने रेगुलरली खेल रहे हैं, मतलब 2 ही टेस्ट मैचेस खेले, जब कोई डिकॉक अवेलेबल नहीं होते तो इनको चांस मिलता था। प्लस 8 ओडीआई भी खेलते हैं। अब डिकॉक अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है काइल वेरेन को टीम प्रेफर करेगी रैन रिकल्टन के ऊपर, बट रैन रिकल्टन ने पिछले 2-3 इनिंग्स में डोमेस्टिक में अच्छा किया है। चलते बैटिंग सेक्शन में, लोकेश राहुल ऑब्वियस पिक बनते हैं। डीन एल्गर में फिर से लेके चलूंगा, बिकॉज ये सॉलिड बैटर है, ये विकेट अपनी ना जल्दी देते नहीं, इनकी टेक्निक ना बहुत सॉलिड है। राहुल ने अपनी टेक्निक बहुत सॉलिड दिखाई है, तो उनको हम लोग पिक कर लेंगे। पब्लिक मयंक के साथ आएगी, इन्होंने एक्चुअली रन बनाए थे, आप फिर से लेके चल सकते हो। इन्होंने अपनी टेक्निक बहुत सॉलिड दिखाई थी पिछले मैच में, आप ले सकते हो। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं विराट कोहली को फिर से बैक करूंगा। इस बंदे को ना मैं मोस्टली ड्रॉप करता नहीं हूँ, बिकॉज ये वो चीज़ है कि जिस दिन चलेगी भैया ये 100-150 मार देगी, तो मैं इनको ड्रॉप नहीं करूँगा। हाँ आप चाहो ड्रॉप कर दो, बिकॉज इनका फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, पिछले 2 साल से बिल्कुल रन नहीं बन रहा है। आप टेम्बा बहुमा को ले सकते हो, मयंक को ले सकते हो, ये आपका कॉल है। मैं विराट के साथ ही जाना पसंद करूँगा। बाकी टेम्बा बहुमा को देखो, मैंने जो बोला था आपको कि मिडिल ऑर्डर बैटर्स को रन बनाने के ज़्यादा थोड़े से बेटर चांसेस मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ी बेटर सिचुएशन होती है, तो आप बहुमा को बिल्कुल लेके चल सकते हो, बिल्कुल इग्नोर मत करना। अब यहाँ पे रहाणे अच्छे लगे थे, सॉलिड लगे थे। इवन देखो डीन एल्गर ने 86 बनाए थे, सॉरी 77 बनाए थे, और रहाणे ने 48 + 20 ही बनाए थे। अजिंक्य रहाणे की पॉइंट भी देखो ऑलमोस्ट 102 प्लस ये स्लिप में आपको मिलते हैं, गलीज में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक। इवन डीन एल्गर भी आपको स्लिप में मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्गर तो हम लोग लेके ही चलेंगे। माकरम क्वालिटी है,
यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स मैंने आपको दिखा दिया, 20% सिलेक्शन है, पिछले मैच में 70+ इनका सिलेक्शन था। ट्राइबल पिक रहेंगे। राशिवेंद्र दर्शन इज गुड पिक, इस वेन्यू पे 98 इनका हाई स्कोर है। पुजारा इज क्वालिटी, इस वेन्यू पे इनके स्टैट्स बढ़िया है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करना। किगन पीटरसन बहुत अच्छे लगे थे, सॉलिड लगे थे, ट्राइबल पिक है। तो जो बैटिंग सेक्शन में जितने भी बैटर्स आपको दिखेंगे रोटेट करके चलोगे ग्रैंड लीग के टीम्स में, ठीक है। स्मॉल लीग में अभी के लिए मैं 3 लेके चलूंगा और चलते ऑलराउंडर सेक्शन में। अब यहाँ पे है वियान मल्डर और रविचंद्रन अश्विन, दोनों में से कोई एक खेलने वाला, मतलब दोनों यही दोनों चांस बनेगा खेलने का। अब वियान मल्डर को टीम ड्रॉप करती है, सच मान लो कि भैया नहीं हमें डुआन ओलिवर को खेलाना है, हम वियान मल्डर को ड्रॉप करने वाले। अगर वियान मल्डर नहीं खेलेंगे फिर अश्विन को ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचने वाला मेरे भाई, आपको अश्विन को ही लेके चलना पड़ेगा। फिर आपको थोड़े क्रेडिट्स के इश्यूज आने वाले हैं, ठीक है। बट अगर वियान मल्डर खेलते हैं मैं वही करूंगा जो मैंने लास्ट मैच में किया था। मैंने लास्ट मैच में भी अश्विन को नहीं लिया था। अश्विन ने 57 पॉइंट्स दिए थे, बट वो भी लास्ट के 2 बॉल में 2 विकेट्स लेके, अदरवाइज वियान मल्डर के ज़्यादा पॉइंट्स थे। मैं वियान मल्डर को ही बैक करूंगा अगर वियान मल्डर खेलते हैं। बाकी जॉर्ज लिंडे, हनुमा विहारी, जयंत यादव, सुब्रयन मेरे हिसाब से कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्पिनर्स है, ये भी स्पिनर है और हनुमा विहारी बैटर है जो थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। अभी के लिए चलते बॉलिंग सेक्शन में, अश्विन को लेकर हम लोग बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, आपको क्रेडिट समझ में आ जाएगी। शमी है, रबाडा है, बुमराह है, लुंगी नगीडी है, ये 4 पिक्स है, मैक्सिमम पब्लिक लाएगी, लेके चलो। लुंगी नगीडी को ऐसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट ज़्यादा रिस्क मत लेना। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी थी भैया फर्स्ट मैच में, ये रिस्क रहता है। और ये वो बॉलर है ना, इनके साथ लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये बंदा विकेट ले ही लेता है। मतलब अगर विकेट्स देखोगे उनके पिछले मैच में तो लक ने भी बहुत इनका साथ दिया था, इनको विकेट्स मिली थी, लेग साइड में इनको विकेट्स मिली थी, बैट को एज लग के पैड पे लग के कैच चला गया था शॉर्ट लेग पे, इस तरीके से विकेट्स मिली थी। तो ये उस टाइप के बॉलर है भैया, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है, तो इनको लेके चलो। अब आपके पास 16 क्रेडिट्स बचते, तो आपको 8 क्रेडिट्स वाले 2 प्लेयर्स लेने। एक तो आप लोग मार्को एंसन के साथ अपना क्रेडिट्स बचा लोगे, ये आपका काम हो जाएगा। फिर आप शार्दुल ठाकुर को ले सकते हो 8 क्रेडिट्स में, कोई दिक्कत नहीं। या फिर विकेट कीपर सेक्शन में रैन रिकल्टन अगर खेलते तो इनको ले सकते हो। या तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास कोई 8 क्रेडिट्स में केगन पीटरसन है, तो फिर आपको इस तरीके से क्रेडिट्स मैनेज करने पड़ेंगे अगर आप अश्विन को अपनी टीम में रखते हो तो। हाँ, या तो आप लुंगी नगीडी को ड्रॉप कर दो तो फिर आपको क्रेडिट्स मैनेज हो जाएंगे। आप सिराज को ले सकते हो, यहाँ से डुआन ओलिवर को ले सकते हो, और फिर आपकी इस तरीके से टीम बन जाएगी। बट फिर आपको लुंगी नगीडी को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप किस तरीके से रिस्क लेना चाहते हो। ये टीम भी अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वियान मल्डर नहीं खेलते हैं तो फिर हमें रविचंद्रन अश्विन के साथ कुछ इस तरीके से टीम बनानी पड़ेगी। बट अगर मल्डर खेल जाते तो अश्विन को ड्रॉप करके हम लोग मल्डर को लेंगे, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्को यानसेन को ड्रॉप करके लुंगी नगीडी को ले सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं हमारी, ठीक है। बस एक बात याद रखना, जो भी विकेट कीपर खेलने वाला है ना साउथ अफ्रीका की ओर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मान लो पूरे मैच में 5 विकेट्स, अगर 5 कैचेस लेता है तो 40 पॉइंट वहाँ पे दे देता है बंदा, और 40 रन बना दे तो 80 पॉइंट्स हो जाते, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स अगर कोई बंदा दे रहा है, मतलब एक बॉलर का काम उसने कर दिया। तो ये पॉइंट हमेशा मैटर करेगा विकेट कीपर के साथ देख के चलना, ठीक है। और एक सॉलिड बड़ी पारी खेल दी तो फिर बात ही खत्म। और बॉलिंग में डुआन ओलिवर तो मैं लेके ही चलने वाला हूँ, फिर कोई भी इशूज़ हो मैं डुआन ओलिवर मेरी टीम में रखने ही वाला हूँ। जस्ट हम लोग डाउट रहेगा कि अश्विन अगर खेलते हैं तो फिर हमें लुंगी नगीडी को ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा, जो टीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो राइट नाउ गाइस, यही टीम हम लोग बना के चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने अश्विन को ड्रॉप करके लुंगी नगीडी, डुआन ओलिवर का किशोर रबाडा को प्रेफर किया। आप लोग चाहो सिराज को ड्रॉप करके आप मार्को यानसेन को ले सकते हो, आप चाहो कोई विकेट के साउथ अफ्रीका का विकेट कीपर भी ले सकते हो, ये चीज़ भी कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है यही 2 बॉलर्स अगर मैक्सिमम विकेट ले जाए तो सिराज को ज़्यादा विकेट ना मिल पाएंगे, बिकॉज ये 3rd बॉलर है। बट स्टिल मैं इनको प्रेफर करके चलूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन से पब्लिक आएगी राहुल के साथ, पब्लिक देना आएगी शमी के साथ, दोनों ने मैक्सिमम पॉइंट्स दिए थे। इस मैच में मैं फिर से रबाडा को कैप्टनसी दे रहा हूँ, और वाइस कैप्टनसी में थोड़ा शमी और बुमराह में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किसके साथ जाना चाहिए। मैं फिर से बुमराह को प्रेफर कर रहा हूँ इस मैच में, बट हो सकता है मैं शमी के साथ चला जाऊँ। बट अभी के लिए मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन, मेरे ग्रैंड लीग कैप्टन आपको पता ही होंगे क्या होने चाहिए, डुआन ओलिवर। ये मेरे 3 से 4 टीम में कैप्टन रहेंगे अगर खेलते हैं। बाकी अगर नहीं खेलते तो फिर सिंपल है, ओलिवर को ड्रॉप करके हम लोग मार्को यानसेन को डायरेक्टली अपनी टीम में रख लेंगे, ठीक है। ये चेंज हम लोग हमारी टीम में कर लेंगे। बाकी दोस्तों वेदर इशू मैं बता चुका हूँ, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना। पूरे 5 दिन बारिश के चांसेस है, मेरा इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। ग्रैंड लीग पे मेनली फोकस करोगे, ओलिवर खेलेंगे तो डेफिनेटली ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी मैच बन जाएगी। तो ग्रैंड लीग पे फोकस करो, स्मॉल लीग कम खेलो। कैप्टन वाइस कैप्टन बता चुका, फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।